This program is brought to you by Vital Tea, Pakistan's favorite cup of tea. ये जो लम्हे हैं बड़े खास हैं, ये लम्हे हैं। इन सब लम्हात में जिंदगी के रंग को बढ़ाए वाइटल की चाय। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम वंस अगेन। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे चैनल को एजाज़ुल हक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेजेस जो उनको भी सब्सक्राइब करें। आज 2,95,000 हमारे व्यूअर्स हो गए हैं। इसको हमारा अभी टारगेट है कि आगे लेकर जाना है यूट्यूब पे, और 5.5 लाख के करीब हमारे जो हैं ज़ियाउल हक शहीद फेसबुक का जो पेज है उसके ऊपर है, और फिर एजाज़ुल हक एक और पेज है जिस पे कोई 1.5 लाख के करीब हमारे फॉलोअर्स हैं। तो इन सब को मिलाकर हम आपके साथ एक फ़ैमिली की तरह बात करते हैं, तो इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैंने पिछले वीलॉग में बात की थी कि मैं कुछ अब्राहम अकॉर्ड के बारे में और 2 स्टेट जो सलूशन की बात कर रहे हैं ना, उसके बारे में बात करूँगा। ये 2020 में ट्रंप की जब हुकूमत आई थी, उससे थोड़ा सा पहले, चंद साल पहले, यानी 2005-06 में मैं जाऊँगा ज़रा पहले, कि उसमें एक दफ़ा एक बात चली थी अमेरिका से, कुछ और लोग भी बीच में पड़े थे, पाकिस्तान भी आया था, एक शख्सियत थी जो पाकिस्तान आए थे और उनके साथ मेरी भी मीटिंग हुई थी। मैं उस वक्त मजहबी अमूर का वज़ीर था, जो कह रहे थे कि एक सबको एक इकट्ठा करने के लिए, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए हमें सबको मिलकर इज्तिमाई तौर पर, यानी कि सबको इकट्ठे होना चाहिए। और उसके लिए प्रपोज़ल ये था कि एक हाउस ऑफ इब्राहिम बनाए, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सारे मानने वाले मुसलमान, ईसाई और यहूदी जो हैं, जिनके बारे में कहा है कि यहूद और नसारा आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रपोज़ल था जिसमें कहा गया कि जी एक घर के अंदर या एक जो बनाएंगे, उसको घर बनाएंगे, उसमें मुसलमान भी अपनी इबादत कर सकेंगे, ईसाई भी कर सकेंगे और यहूदी भी करेंगे, और इनका एक इंटरेक्शन जो है वो भी हुआ करेगा। ये इसका देख रहे थे कि इसको अमेरिका में बनाया जाए या कहीं और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में बनाया जाए, कहाँ बनाया जाए। कोई यूएई के बारे में बातचीत चल रही थी और भी कोई बातें थी। खैर, वो तो मुशर्रफ साहब जब गए अमेरिका तो उनकी कहीं मुलाकात भी हुई थी। एक बड़ा मॉडरेट सा कोई यहूदी प्रोग्रेसिव से लोग थे, उनके साथ एक मीटिंग हुई थी, कुछ थिंक टैंक था या कुछ इस तरह, जिसमें ये बात हुई थी। और पाकिस्तान ने इसमें मतलब इसको इनकार नहीं किया था, ना हाँ की थी, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेजेस में था ये। चलो, वो तो पुरानी बात थी। अब नई बात यह है कि अब इब्राहिम अकॉर्ड की बात आ गई। ट्रंप ने अपनी पहली हुकूमत में जब आए थे सदर बन के, तो उन्होंने ये एक पीस इनिशिएटिव अपनी तरफ से लिया था, जिसको कहते थे ट्रंप पीस एंड प्रॉस्पेरिटी प्लान, जिसको ट्रंप पीस प्लान के नाम से जाना गया, कि ये एक ग्राउंड ले किया जाएगा जिसमें कि अरब स्टेट्स की और मतलब मुस्लिम स्टेट्स कह लें या अरब स्टेट्स कह लें, और इज़राइल की आपस में गठजोड़ करवा कर, एक इंटरेक्शन करवा कर, एग्रीमेंट करवा कर, इनको साइड बाई साइड इनको चलाया जाएगा, जिसमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस को करना पड़ेगा, यानी अपने सफ़ीर एक्सचेंज करने पड़ेंगे और एम्बेसीज खोलनी पड़ेंगी, और उसके बाद लॉन्च करने पड़ेंगे इकोनॉमिक प्रोग्राम्स, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज़म, यानी कि आना जाना हो, और एक्सपैंड कल्चरल, यानी कि पीपल टू पीपल जिसको कहते हैं, इंटरेक्शन जो है वो आपस में होना चाहिए, ताकि आगे चलकर हम अच्छे तरीके से। ये ट्रंप की एक ख्वाब था जो अब तक मुझे लग रहा है कि डिफरेंट शक्ल्स में आता जाता है। इसमें पहला इनिशिएटिव जो हुआ ना 2020 की जब बातचीत चलनी शुरू हुई, तो सितंबर 2020 में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसको पहले अनाउंस किया गया अगस्त में, और फिर सितंबर में एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें यूएई और इज़राइल ने ये एग्रीमेंट साइन किया कि जी हम आपस में जो है वो ताल्लुकात को बहाल कर रहे हैं, और उनका एम्बेसी यहाँ खुलेगी, हमारी एम्बेसी वहाँ खुलेगी। अब इसमें सारा जो मसला हुआ ना, यूएई ने तो पहले शामिल हो गया, उसके साथ अब बहरीन आ गया सितंबर 2020 में, और उसके बाद सूडान और मोरक्को भी इसके अंदर शामिल हो गए।
अब उसमें ये चीज़ें तो मैं आपको बता चुका, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी ना इसके अंदर कि फ़लस्तीन का जिक्र कहीं नहीं था कि भाई फ़लस्तीन स्टेट का क्या बनेगा। और जो की इशू है, यानी ये कहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान आपस में बातचीत कर रहा है और कश्मीर के बारे में बीच में जिक्र ही कोई नहीं है, जो माजी में कई दफ़ा हुआ जी कि कश्मीर को बैक बर्नर पर डाल देते हैं और आगे चलकर हम ट्रेड की और आलू प्याज और दीगर चीज़ों की हम बातें करते हैं, वहाँ से यहाँ सामान आए, यहाँ से वहाँ जाए, लेकिन कश्मीर की बात, और इसीलिए वो कभी कामयाब नहीं हो सके। अब जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि इसमें मजबूत किया जाए जो रीजनल अलाइनमेंट है अगेंस्ट ईरान, नंबर 1 ये था। अब उसमें भी थोड़ा सा लकूमा ये आ गया कि ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात उस वक्त ख़राब थे और अब वो ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो गए। तो उसका जो उसको साइड लाइन करने के लिए मंसूबा था कि इन अरब ममालिक को मिलाकर तो ईरान को जो है वो पहले सैंक्शंस लगे हुए साइड लाइन किया जाए, तो वो कामयाब नहीं हो सका। और फिर अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है मिडल ईस्ट में जो पहले ही बहुत है, बहरीन में उनकी बेस है, कतर में उनकी बेस है, बाकी मुल्कों में भी आना जाना है उनका। कुवैत के अंदर तो एक ज़माने में इराक कुवैत जंग के बाद तो अमेरिका ने वहाँ पे डेरे डाल लिए थे बहुत अरसे तक। तो ये फिर इसमें आगे चलकर जब ये प्रमोट करना शुरू किया तो गल्फ़ और नॉर्थ अफ्रीकन स्टेट्स को ही बीच में लेकर आए, लेकिन हर एक का जो था ये प्लान ये था कि जैसे जब यूएई ने बहरीन ने साइन किया तो इजराइल से ये कमिटमेंट दिलवाई, एक मतलब कोई ठोस एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन ये कमिटमेंट थी कि वेस्ट बैंक पे मज़ीद तजावज़ात नहीं बनाई जाएंगी और इसको यहाँ जहाँ है वहीं रखा जाएगा, मतलब कि इजराइल वहाँ बैठा रहेगा और जो करना चाहे वो करता रहेगा। तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि यूएई का और इजराइल का माहिदा हो गया, बहरीन और इजराइल का माहिदा हो गया, और उसके बाद फिर सितंबर के अंदर एक वाइट हाउस में सेरेमनी हुई जहाँ पे यूएई और बहरीन ने इब्राहिम अकॉर्ड को बाकायदगा साइन करके ट्रंप की मौजूदगी में इसका ऐलान किया। अक्टूबर 2023 में ये फिर इसके अंदर क्या हुआ कि हर मुल्क जो इसके अंदर आ रहा था ना वो अपना बारगेन भी साथ साथ कर रहा था। उसे सूडान और इजराइल का एक माहिदा करवाया गया और इसमें इसको कहा जी कि सूडान क्योंकि ये पैक्ट साइन कर रहा है, इब्राहिम अकॉर्ड साइन कर रहा है, इसलिए उस पर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं या उस पर जो उसको ब्लैक लिस्ट किया हुआ था यूएस लिस्ट ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पे उसको डाला हुआ था, तो उन्होंने कहा जी कि इसको भी इससे हम निकाल देंगे। फिर मोरक्को आ गया बीच में, दिसंबर 2020 में मोरक्को और इजराइल की जो है वो हो गया, लेकिन उसमें भी एक बारगेनिंग चिप ये था कि कहा गया कि मोरक्को की जो सोवरेनिटी है ओवर वेस्टर्न सहारा उसको तस्लीम किया जाएगा, और ये फिर इकोनॉमिक्स, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी की ये चीज़ें जो है ये बातचीत चलती रहेगी। अब जो मामला आगे चल रहा था इसमें जो बात हुई है ना कि जब तक सऊदी अरेबिया ऑन बोर्ड नहीं आता तो जब तक बड़ा मुश्किल हो जाना था, और सऊदी अरेबिया ने कहा जी कि पैलेस्टाइन का क्या बनेगा, पैलेस्टाइन के इशू के बारे में बात की जाए, कोई सिक्योरिटी गारंटीज़ दी जाए हमें। तो ये वो वक्त था जब जनरल बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और इमरान ख़ान वज़ीर आज़म थे उस वक्त के, पाकिस्तान के ऊपर भी बड़ा प्रेशर पड़ना शुरू हो गया डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका से और कुछ गल्फ़ स्टेट से भी कि आप इसको इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर आए। तो सऊदी अरेबिया चाहता था कि पाकिस्तान पहले आए, और पाकिस्तान जो था वो यहाँ पर लोगों के जज्बात इसके बारे में बहुत ही शदीद मतलब एक्सट्रीम है, जिस पे कि हमारे लोगों को घेर घूर के इसमें इब्राहिम अकॉर्ड में लाना कोई इतना आसान काम नहीं था। बग़ैर फ़लस्तीन की रियासत के तस्लीम किए हुए, वहाँ जो उनकी जगहों पे कब्ज़ा किया उसको छोड़े बग़ैर मेरा नहीं ख्याल कि इस पर पाकिस्तान ने एग्री करना था। तो पाकिस्तान फिर इसमें अभी मतलब सोच रहे थे कुछ आगे बढ़ने की, कोई पीछे आने की। सऊदी अरेबिया भी कुछ देख रहा था कि पाकिस्तान करे तो हम करें, या हम कहते थे सऊदी करे तो हम करें, इस किस्म की बातचीत चल रही थी। वैसे तो पाकिस्तानी मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी हुकूमत उस वक्त की जो भी हो जब भी हो
फ़लस्तीन के साथ एक ऐसा हमारा ताल्लुक़ है जैसा कश्मीर के साथ ताल्लुक़ है, जैसे कायद आज़म का फ़लस्तीन के साथ ताल्लुक़ था। कायद आज़म ने जो इसराइल के बारे में कहा था, पाकिस्तानी आज भी उसी पे वो स्टैंड करते हैं कि ये एक नाजायज़ बच्चा है और इसको तस्लीम जो है वो हमने नहीं करना। फिर क्या एंड कैसे हो गया कि प्रेशर तो पता नहीं कोई हमारी हुकूमतें ले सकती थी, नहीं ले सकती थी, हमास ने बीच में एक स्पैनर डाल दिया और लड़ाई शुरू हो गई और फिर वहाँ पे कत्ल गारत शुरू हो गया, जेनोसाइड शुरू हो गया। वहाँ पे 80,000 के करीब लोगों को शहीद कर दिया गया, बच्चे छोटे छोटे यतीम कर दिए गए, उनको बच्चे पर कितने हज़ार बच्चों को वहाँ पे उनका कत्लेआम किया गया, उनको शहीद किया गया। फिर खाना बंद कर दिया गया। खाना बंद करने के बाद जो है उनको स्टारवेशन की तरफ ले जाया गया या किसी न किसी तरीके से ये मान जाएंगे। अब जो बात आगे करने की ये है कि एक दफ़ा फिर ट्रंप ने इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर वो जो 2020 में से लेकर 23 तक जो मामलात चले हैं जिसमें कि लोग इब्राहिम अकॉर्ड की तरफ गए हैं, उसको तो बिल्कुल ही एक किस्म का कोई इतना बड़ा मसला नहीं था उस वक्त। उसके बाद ये गाज़ा का जब इशू शुरू हो गया तो इसराइल ने फिर वहाँ पे जेनोसाइड शुरू कर दिया और उसके साथ साथ जो है ये सारा मामला जो है इब्राहिम अकॉर्ड का वो पसे पुश चला गया। अब सारी दुनिया के अंदर एक नई उमंग उठी है, एक नई चमक आई है कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर, यूरोप से लेकर, फ्रांस से लेकर, बरतानिया से लेकर इस तरह से लोग बाहर निकले हैं। इसराइल की स्टेट टेररिज्म, रियासती दहशतगर्दी, एट्रॉसिटीज़, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, वॉर क्राइम्स के ख़िलाफ़ के दुनिया परेशान हो गई है और इसलिए बरतानिया और फ्रांस अब इसको तस्लीम, इस फ़लस्तीन के स्टेट को तस्लीम करने के लिए तैयार हो गए। तो ये एक नई सोच जब आई तो फिर इस दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा की जो सेशन हुआ है जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी थे, वहाँ पे साइड लाइन्स पे 8 इस्लामी ममालिक, जिसके अंदर 5 अरब स्टेट्स थे, सऊदी अरेबिया समेत, कतर बीच में था, मेरे ख्याल में UAE भी था, और 5 GCC के स्टेट्स थे और उसके साथ 3 जो थे वो पाकिस्तान तुर्की समझ लें बीच में। तो 8 के 8 जो थे, इनकी आपस में बहुत मीटिंग्स हुई जिसके बारे में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने भी कहा है और इन्होंने फिर एक ड्राफ्ट बनाया और वो फिर ट्रंप के लोगों के साथ बैठे और ट्रंप के लोगों के साथ बैठने के बाद ये तय हुआ कि ये फिर बातचीत की जाएगी। अब उसके अंदर जो चीज़ें डाली गई थी, मालूम हुआ बाद में कि उसमें से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो निकाल दी गई और इसमें चीज़ें ऐसी निकाली गई हैं कि हमास को कहा जी डिसआर्म कर दें और उसके साथ साथ एक तरफ ये बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ इसराइल ने दोबारा इस शिद्दत के साथ वहाँ बमबारी शुरू की है कि वो चाह रहा है कि इसको घेरे में लेकर सबको हलाक कर दे वहाँ से, या सबको समुद्र में फेंक दे और कब्ज़ा कर ले वहाँ पर आकर। ना वो अमेरिका की सुन रहा है, ना वो इन 8 ममालिक की सुन रहा है, ना वो किसी और की सुन रहा है, लेकिन किसी ने तो इनिशिएटिव लेना है, कहीं ना कहीं तो जाकर इसका हल निकालना है और उस हल के लिए सब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर फ़लस्तीन के स्टेट को, वेस्ट बैंक को बिल्कुल वहाँ से फ़ारग हो, उस पर कब्ज़ा ना हो, ये कहा जा रहा है कि, और हमास ने कभी भी नहीं मानना, ये है कि 2 पहलवान जब अखाड़े में हो और एक तकड़ा पहले ही हो, एक कमज़ोर हो, उस कमज़ोर से आप वो भी ले लें जो जिससे वो अपना दफ़ा कर रहा है। तो हमास को डिसआर्म करने का मतलब है कि इसराइल को वॉक ओवर दे रहे हैं आप, और फिर वो जो फ़लस्तीन की रियासत के जो जहाँ पर इसराइल ने भी कब्ज़ा किया हुआ है उसको ख़ाली करने का प्लान बने। तो सबसे पहले तो ये कोशिश थी कि यहाँ पर अमन कायम हो जाए। अमन कायम होगा तो फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, लेकिन वहाँ तक ही नहीं पहुँच रहे। अब जब ये 8 इस्लामी ममालिक मिले ट्रंप के लोगों से और एक ड्राफ्ट बना के वहाँ दिया है, उसके बाद जब नेतन्याहू की मीटिंग हुई है ट्रंप के साथ तो उसको तब्दील कर दिया गया है और अब मालूम नहीं कि आगे चलकर क्या बनेगा। तो यहाँ तक तो
ये अभी इस वक्त तक जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो ये है। अब आगे अल्लाह करे कि कोई बेहतरी इसमें से निकले और फिर 2 स्टेट सलूशन पे भी थोड़ी सी बात करेंगे इसके बाद, ताकि वो भी आपको मालूम हो कि उसमें ये क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हम भी 2 स्टेट सलूशन को मानते हैं कि एक इज़राइल हो और एक पैलेस्टाइन हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस पर कहते हैं हमने इसको नहीं मानना, 2 स्टेट सलूशन को, हम इज़राइल को तस्लीम ही नहीं करते। तो इसके लिए भी कोई हल निकालना है और 2 स्टेट सलूशन पे क्या बातचीत थी वो भी थोड़ा सा आगे चल के बात करते हैं। इन सब लम्हात में जिंदगी के रंग को बढ़ाए वाइटल की चाय। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर आपको खुश आमदेद। कुछ लोगों को समझ नहीं आती कि ये है क्या, मतलब प्रपोज़ल क्या है। देखिए, ना तो फ़लस्तीनियों को उठा के समुंदर में फेंक सकते हैं, ना इसराइल को उठा के समुंदर में फेंक सकते हैं, लेकिन इसराइल एक नाजायज़ औलाद है जिसने कि कब्ज़ा किया आके यहाँ पे। यानी फ़लस्तीनी तो सारी उम्र से वहाँ रह रहे हैं ना अपनी जद्दी पुश्ती तौर पर, तो इसराइलियों ने बाद में आके यहाँ पर एक कब्ज़ा ही कह लेंगे जो उनको ला के वहाँ बरतानिया ने बैठा दिया। अब ये बात हो रही है कि जब भी ये कोई सलूशन पेश करने की कोशिश करते हैं PLO के ज़माने में, यासर अरफ़ात के ज़माने में, कि 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना दिए जाएं, जो 2 स्टेट सलूशन है उसका ये मतलब है कि एक इज़राइल हो और एक फ़लस्तीन हो, और दोनों एक मुश्तरका तौर पे साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ साथ रहें। और इसमें सबसे बड़ी बात जो मसला है वो ये है कि इतने अरसे से रह रहे हैं, इतनी जंगें लड़ चुके हैं। 1967 के अंदर जंग हुई, 1967 वॉर, 1973 वॉर, उसके बाद अब जो हो रहा है मामला हो रहा है, यानी कि सारे मुल्क जितने हैं उसके इर्द गिर्द इसराइल के 10 मिलियन की आबादी है और 1.5 अरब मुसलमानों को समझ लेंगे उसने यरगमाल बनाया हुआ है। चाहे उसमें कोई भी मुसलमान मुल्क हो, क्योंकि हमारा आपस में कोई इत्तेहाद नहीं है, OIC के ज़रिए हम कोई काम नहीं करते। जब भी हम कोई अब्राहम अकॉर्ड साइन करते हैं वो इंडिविजुअल फ़ैसले होते हैं। यानी यहाँ तक भी नहीं कि GCC के ममालिक या अरब लीग जो है, भाई तुम अपने तौर पे GCC के तहत एक प्रोग्राम बना लो यार कि हम GCC के जो ममालिक हैं 6 या 8 जितने भी हैं, हम सारे मिलकर फ़ैसला करेंगे जब भी हमने कोई काम करना होगा इस किस्म का, जो कि मिजाज से भी और ज्योग्राफी से भी और सिस्टम से भी हटकर होगा। यानी ये कोई छोटी बात नहीं थी कि इसराइल और UAE का माहदा या इसराइल बहरीन का या मोरक्को का या सूडान का जो माहदा हुआ था और आगे चलकर पता नहीं किस किस के साथ इन्होंने इसमें हाउस ऑफ इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर डालना था किस किस को। तो अगर अरब लीग भी आए, जैसे मोरक्को आ गया, सूडान आ गया, तो उनको भी चाहिए था कि वो आपस में पहले बैठते बातचीत करते। अच्छा, और कुछ नहीं तो 4 दूसरे मुसलमान ममालिक जो कि GCC का और अरब लीग का हिस्सा नहीं है, जिनको बाद में लाने की कोशिश की, तो आपके पास एक OIC का प्लेटफॉर्म है जिसे हर कोई चाहता है कि ये मजबूत हो, और वो तब मजबूत होगा जब सब उसके अंदर मुत्तहद होकर बैठेंगे। पाकिस्तान का भी उसमें वही हिस्सा है। तो अगर नहीं बैठेंगे, अकेले अकेले करेंगे, तो फिर मार भी अकेले अकेले पड़ेगी सबको। तो अब जो प्रपोज़ल था वो ये था, जो इसराइल ने कभी मानना नहीं है, कि इसराइल चला जाएगा 1967 से पहले लड़ाई से जो बॉर्डर्स थे, जो 6 डे वॉर हुई थी 1967 से, उससे पीछे जो बॉर्डर थे वहाँ वो चला जाएगा। मेरे नज़दीक ये नामुमकिन नज़र आ रहा है, लेकिन चलें फ़र्ज़ करें वो चले भी जाते हैं। और पैलेस्टाइन जो है वो होगा वेस्ट बैंक का हिस्सा। गाज़ा की स्ट्रिप जो ये जिस पे अभी मुतनाज़े बना हुआ है, जहाँ पर एक जेनोसाइड हो रहा है, जहाँ पर रियासती दहशतगर्दी हो रही है, जहाँ पर मतलब वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, और जहाँ पर अनप्रेसिडेंटेड दुनिया की तारीख में, मेरे ख़्याल में हिरोशिमा में हुआ है जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था, उसके बाद ये जो है ह्यूमन बॉम्ब। और आज पता लगा कि ना सिर्फ वहाँ पर ये एट्रॉसिटीज़ कमिट हो रही हैं, जेनोसाइड हो रहा है, एक्कोसाइड भी हो रहा है। यानी कि पता नहीं कितने लाख दरख्त जो है इन्होंने वहाँ से आकर काट दिए कि भाई कोई फ़लस्तीनी इसके पीछे से छुप के ना निकल आए। तो उनको कहा जी कि आप जाएं वेस्ट बैंक, गाज़ा स्ट्रिप और ईस्ट जेरूसलम आपका कैपिटल होगा। यानी ये एक
यूटोपिया है, एक सोच है, एक उम्मीद है जिसको कह लें, एक प्रपोज़ल है जो कि काबिल कबूल होगा कि नहीं। और जेरूसलम जो है जिस पे सारा मुतनाज़ और इज़राइल अपना कैपिटल जो है वो तल अवीव से उठाकर जेरूसलम में ले गया। जेरूसलम जहाँ पर के मस्जिद अक्सा भी है, तो वहाँ पर उसको ईस्ट और वेस्ट के अंदर तकसीम कर दिया जाएगा, ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट जेरूसलम। और कैपिटल जो है वो इज़राइल का जो है वो वेस्ट जेरूसलम होगा और फ़लस्तीनियों का जो है वो ईस्ट जेरूसलम होगा। और इसके बाद इज़राइल जो है वो कहता है जी ये ठीक है, इस पे अगर बात करनी है तो फिर हम हमारी सिक्योरिटी इनको सारों को डीमिलिटराइज़ करें, हम इसकी एयर स्पेस और बॉर्डर हम कंट्रोल करेंगे, यानी हर चीज़ वो कंट्रोल करेगा और इनको इन्हीं के इलाके में इनके बॉर्डर्स को, इनके समुंदर को, इनकी सिक्योरिटी को वो करेंगे और इनको सारों को डिसार्म कर दिया जाए। तो और वो कहते हैं कि जी इसमें हमें इज़राइल जो कह रहा है कि पैलेस्टीनियन कहते हैं कि जी हमें सोवरेनिटी चाहिए विदाउट कह लें कि इज़राइल की मिलिट्री डोमिनेंस के, और इंटरनेशनल बैकिंग हो जिसमें कि यूएन, अरब लीग और 2002 का अरब पीस इनिशिएटिव जो है जो लिया था अमेरिका के साथ मिलकर कुछ अरब ममालिक ने, उसको सामने रख के फिर ये बात की जाए। तो मेरे नज़दीक तो ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा इस वक्त जो है कि जो मेरे नज़दीक जो मैं देख रहा हूँ वो ये कि गाज़ा ही को इज़राइल का छोड़ना जो है वो चाहते हैं कि जी ये सबको इनको कपड़े उतार दिए जाएं, इनके आर्म्स जो है उनको डिसमेंटल कर दिया जाए और फिर हमारी हेजेमनी हो जाए और हम पे बातदरीज वहाँ से बाहर निकलेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, जिसमें कि 2 साल भी लग सकते हैं और 10 साल भी लग सकते हैं और 100 साल भी लग सकते हैं। कोई जी अभी हम निकल रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं। हाँ ये है कि उसमें उन्होंने कहा जी कि हम इनके प्रिजनर्स को छोड़ देंगे, ये हमारे प्रिजनर्स को छोड़ दें, वो एक अच्छा स्टेप है। लेकिन जब उनके हाथ में जो बारगेनिंग चिप है या जो ट्रम्प कार्ड है, अगर वही उनसे ले लिया गया तो ये बात आगे कैसे बढ़ेगी। तो ये 2 स्टेट थ्योरी जो है, ये 8 ममालिक जो बातचीत कर रहे हैं, जिन्होंने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत की और एक ड्राफ्ट जो है अपना रेजोल्यूशन जो है उन्होंने की है आपस में, उसको पता नहीं साइन किया कि नहीं किया, लेकिन मुआहदा होता है, वो मुआहदा उन्होंने वहाँ भिजवा दिया और उसको देख लेने का। उस मुआहदे में अब तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। तो हमने देखना है कि अमन पहले कायम किया जाए, इज़राइल पे प्रेशर ये डाला जाए कि ये एट्रॉसिटीज़, जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स को बंद करें और फिर बैठा जाए। जब भी बैठें पहले इस मामले को ख़त्म करें, उसके बाद आप आगे चलें। ये नहीं कि मुज़ाकरात के लिए आपके मुसाद के एग्रीमेंट के साथ कतर जाएं और आप उस पर मिसाइल मारना शुरू कर दें और कि जी हम इनकी लीडरशिप को यहाँ मारते हैं। और कहा यह जा रहा था कि जिस लीडरशिप को वहाँ मारने गए थे, अगर वो मर जाती तो हमास ने इन्होंने मुआहदे के लिए तैयार हो जाना था और माफ़ी मांग लेनी थी और ये जो है वो लड़ाई ख़त्म हो जाती। ये नामुमकिन है। ये तारीख़ कोई आज की नहीं है। 1948 से लेकर आज तक 75 साल से ज़्यादा गुज़र चुके हैं। फ़लस्तीनियों की स्ट्रगल अभी तक चल रही है, थोड़ी हो ज़्यादा हो, अपने शहीद हो रहे हैं, बच्चे कुर्बान कर रहे हैं, ख़वातीन के साथ जो बेहुरमती हुई, बदतमीज़ी हुई, जिस तरह से लोगों को जलाया गया वहाँ पर, उनको इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती दुनिया के अंदर। तो चलें हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला करे कि पहले अमन कायम हो, उसके बाद फिर अगली बात अगर अच्छी होगी तो एक्सेप्टेबल होगी, अगर नहीं होगी तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होगी। बहुत शुक्रिया।